हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने रेलवे के एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन सीरीज चला रखी है जिसमें हम टारगेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिएगा, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में तापमान न्यूनतम रहता है। यानी आपको बताना है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान सदा न्यूनतम रहता है। तब आप क्या बताएंगे, जो मध्यमंडल होता है वहां तापमान क्या होता है, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम होता है। सबसे कम जो तापमान होता है वो मध्यमंडल यानी मीसोस्फीयर में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद में यहां से देख लीजिएगा कि मध्यमंडल में तापमान सबसे कम होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब आप किसका नाम बताएंगे, आयन मंडल का। किसका नाम बताएंगे, आयन मंडल का। तो देखिए, दो क्वेश्चन बने हमारे कि वायुमंडल की किस परत में तापमान न्यूनतम रहता है, तो मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। या आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की किस परत में तापमान जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है, तो वो आयन मंडल। ये कैसे होता है वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करें तो वायुमंडल में सबसे जो पृथ्वी से ऊपर वाली या जिस परत में हम रहते हैं वायुमंडल की, वो कौन सी परत है, अक्षोभ मंडल है। इतना आप जानते हैं, अक्षोभ मंडल। और अक्षोभ मंडल के बाद वाली जो है वो है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। और जो तीसरी है वो कौन है, मध्यमंडल। और जो चौथी परत है वो कौन सी है, अगर आप बताएंगे तो इसके बाद में आती है आयन मंडल, आयन मंडल। और जो पांचवी है वो है बहिर मंडल। तो ये वायुमंडल की 5 परतें हैं भाई। जो सबसे नीचे की परत है वायुमंडल, देखिए हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो सबसे नीचे की परत जिसमें हम खड़े हैं या जिसमें हम रहते हैं वो है क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी से 0 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई में जो स्थित है परत, वो कौन सी है, अक्षोभ मंडल है। और अक्षोभ मंडल के बाद में किसकी बारी आती है, समताप मंडल की, जो 13 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच में फैली है। और उसके बाद में 50 से 80 के बीच में जो आती है वो मध्य मंडल आती है। और 80 से 400 के बीच में कौन आती है, आयन मंडल। 400 से ऊपर जितनी भी है वो कौन है, बहिर मंडल है। तो अब यहां पे देखिएगा, जो अगर आपसे यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, मैं आपको सारे डिस्कस करवा दूं क्वेश्चन एक बार 5 मिनट लगाकर। कि क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें, देखिए ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूं तो क्षोभ मंडल जहां पे वर्षा, कोहरा, धुंध, ये चीजें जो होती हैं, कोहरा या धुंध एक ही बात है, ठीक है, या ओले वगैरह, जो मतलब जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं वो घटित होती है, वो कहां पे घटित होती है, क्षोभ मंडल में। आपसे पेपर में पूछा जाए मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है, तो आप किसका नाम बताएंगे कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सारी घटनाएं घटित होती हैं। और वायुमंडल की सबसे नीचे की परत भी कौन है, क्षोभ मंडल। अब आते हैं समताप मंडल पे। आपसे पूछा जाए कि वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तब आप किसका नाम बताएंगे कि समताप मंडल में कौन उड़ता है, वायुयान उड़ता है। उसके बाद में और समताप मंडल की बात करें तो देखिए समान ताप। तो आप में से पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में जो तापमान रहता है वो समान रहता है, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान तापमान रहता है, तब आप किसका नाम बताएंगे, तब आप बताएंगे कि समताप मंडल में जो तापमान है वो समान रहता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, बहुत आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है। क्या पूछा जाए आपसे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तब आप किसका नाम बताएंगे, समताप मंडल का नाम बताएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पैराबैंगनी किरणें
यानी अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पे आने से रोकती है। अगर ये पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो रोग कौन सा हो जाता है भाई? तो रोग हो जाता है त्वचा की कैंसर नामक जो रोग है वो हो जाता है इंसान को, स्किन कैंसर बोलते हैं जिसको। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो CFC तो सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका नाम एक है जो काफी सारे लोग नहीं जानते, जिसका नाम क्या है? फ्रियोन। तो वो आपको फ्रियोन का भी ऑप्शन दे सकता है पेपर में। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रियोन का ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी? मध्यमंडल की। मध्यमंडल की अगर हम बात करें तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था कि यहाँ तापमान हमेशा क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। अब यहाँ तापमान न्यूनतम है और मध्यमंडल के जस्ट बाद कौन आता है? आयन मंडल। यानी अगर हम बात करें आयन मंडल की तो आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की कौन सी परत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है? कौन सी परत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है? तब आप किसका नाम बताएंगे कि आयन मंडल वायुमंडल की ऐसी परत है जिसमें तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। बात करेंगे आयन मंडल की, एक बहिर्मंडल को बाद में डिस्कस करते हैं। आयन मंडल की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि रेडियो किरणें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? रेडियो किरणें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तब आप किसका नाम बताएंगे? रेडियो किरणें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तब आप किसका नाम बताएंगे कि बहिर्मंडल से आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। किससे? आयन मंडल से। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन सेंटर है जिसका नाम क्या है? रडार। रडार इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? रडार की। ये कम्युनिकेशन सेंटर है इंडिया में। ये क्या करता है? रेडियो किरणों को आसमान में भेजता है। किसको? रेडियो किरणों को आसमान में भेजता है। जब यहां से इस कम्युनिकेशन सेंटर के द्वारा जो रेडियो किरणें आसमान में भेजी गई हैं, ये रेडियो किरणें और सूर्य से आने वाली जो रेडियो किरणें हैं वो टकराती हैं कहां पर? आयन मंडल में। टकराने के बाद कुछ तो वापस ऊपर चली जाती है और कुछ नीचे आ जाती है। जो नीचे आती है जिनकी वजह से रेडियो और टीवी में क्या आता है? नेटवर्क आता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि रेडियो किरणें कहां से परावर्तित होती हैं। तो आप किसका नाम बताएंगे? आयन मंडल। अब एक बात आपसे और भी पूछ ली जाए कि कृत्रिम उपग्रह जो है, क्या पूछा जाए? कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ लॉन्च की जाती है, कहाँ छोड़ी जाती है? तब आप किसका नाम बताएंगे? आयन मंडल में। और ये बाद में बहिर्मंडल में जाकर फिक्स हो जाती हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कहाँ छोड़ी जाती हैं? तब आप किसका नाम बताएंगे? आयन मंडल का नाम बताएंगे। राइट है इतनी बातें। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपसे पूछ लीजिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है, फिर क्या नाम बताएंगे? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है 78% की मात्रा में नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में कितनी होती है, तो 21%। उसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में अगर आप पढ़ना चाहे तो किसका नाम पढ़ेंगे? आर्गन का। आर्गन कितनी होती है? 0.93%। और उसके बाद में आ जाती है हमारी अन्य गैसें या CO2 पहले लिख लेते हैं हम लोग। CO2 जो होती है वो 0.03% होती है। और अन्य जो आ जाती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो भी है वो कितनी आ जाती है? 0.04%। तो ये हमारा जो है वो परसेंटेज रहता है वायुमंडल में गैसों का, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी पे जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे रेलवे के स्पेशल जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं अनअकैडमी पर, ठीक है। अनअकैडमी पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको इजिली सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। और वहां पे रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। पॉलिटिकल साइंस जो एग्जाम में पूछी जा रही है, हिस्ट्री जो एग्जाम में पूछी जा रही है, कुछ लोग जो देख भी चुके हैं उनको अच्छे से पता है, 100% वही चीजें आपको वहां पे करवाई जा रही है जो एग्जाम्स में आ रही है।
पर्टिकुलरली नोट्स लेकर चल रहे हैं और नोट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है वहां पे, तो आप अच्छे से जाके वहां तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस कोर्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके साइन इन करके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं वहां पे इस नाम से, ठीक है। तो ये इस नाम से आप सर्च कर लेंगे और उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत किस नदी के तट पर है? इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं तो इसके ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो है नर्मदा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास शरावती, थर्ड जो ऑप्शन है वो है माही, और फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास वो है ताप्ती। तो अब आप बताएंगे कि कौन सी नदी के किनारे जो है वो सूरत है। और मैंने आपको नदियों के किनारे बसे नगर के बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक डाल रखा है, और इस पे मैंने आपको एक ये ताप्ती नदी इसका आंसर आएगा, मैंने ट्रिक बताई थी कि सुर सही लगाने के लिए तप करना पड़ता है। वैसे भी सूरज क्या होता है, तपता रहता है, तो सूरत से सूरत तप, तो ये बातें रिलेट करती है आपस में। तो सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं नदियों के किनारे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन नहीं लिखे जा रहे बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास तैयारी के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? आपसे मुख्य बंदरगाहों की संख्या पूछी जाए, जस्ट आप नंबर याद रखिएगा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि 12 के 12 बताइए कहाँ कहाँ पे, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि मुख्य बंदरगाह कितने, तो आप बताएंगे 12। तो आपसे पूछा जाए मुख्य बंदरगाह भारत में कितने हैं, तब आप कितना बताएंगे? 12 बताएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या शांत वैली? साइलेंट वैली या शांत वैली? साइलेंट वैली या शांत वैली कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली या शांत वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है, ठीक है। केरल में साइलेंट वैली या शांत वैली स्थित है, ठीक है। साइलेंट वैली या शांत वैली कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? 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 तो इसके लिए अगर ऑप्शन तो छोड़िए, आपको बता ही देते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये मतलब अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था, और एट प्रेजेंट इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? वनों का सर्वोच्च प्रतिशत, यानी अगर जितनी भूमि है और उस भूमि के अकॉर्डिंग कितनी भूमि पर वन है और कितनी भूमि पर अगर लोग रहते हैं और उसका प्रतिशत निकालें तो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? वनों का सर्वोच्च प्रतिशत किस राज्य में है आपसे पूछ लिया जाए, तब आप किसका नाम बताएंगे? मिजोरम का।
कि मिजोरम राज्य में वनों का जो प्रतिशत है वो सर्वोच्च है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। 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 ठीक है, तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो यह है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में, जिसका नाम बदलकर अभी गुरुग्राम कर दिया गया है, उस जिले में मतलब स्थित है। ठीक है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। गिर वन पूछ लिया जाए या गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से जानते हो कि गुजरात में है। गिर वन पूछ लिया जाए या गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तब आप क्या बताएंगे, गुजरात में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भरतपुर जो है वो कहां पे है, राजस्थान में। भरतपुर कहां पे है, राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आप जानते हो कि काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य, ये दोनों के दोनों कहां पे हैं, असम में। काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा और मानस ये दोनों के दोनों कहां पे हैं, असम। ठीक है, असम में ये दोनों के दोनों स्थित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लीजिए कान्हा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये कहां पे स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ पूछ लिया जाए तो बांधवगढ़ भी कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोनों के दोनों कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है। केवला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं जिसको। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लिख लेते हैं अच्छे से, इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उद्यान कहां है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो इसका वैसे नाम क्या है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अभी आपको बताना है कि ये है कहां पे। ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये तैरता हुआ एकमात्र विश्व का राष्ट्रीय उद्यान है। तब आप क्या बताएंगे कि है कहां पे, ये भारत में मणिपुर में स्थित है। ये लोकटक झील जो है इसका कुछ हिस्सा, लोकटक झील का कुछ हिस्सा शेयर करता है कौन, ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद चलिए कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? कितनी अवधि के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश? सबसे पहले तो अध्यादेश क्या होता है पहले मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये अनुच्छेद 123 के तहत लगाया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में डिस्क्राइब की गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है, तब आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 123। अध्यादेश होता क्या है कि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता, जिस टाइम संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी है, और कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति शॉर्ट टाइम के लिए एक अध्यादेश बना देता है, कानून बना देता है, उसको ही क्या बोलते हैं? अध्यादेश बनाता है। लेकिन ये अध्यादेश कुछ समय के लिए जारी रहता है। वो समय पूछा मैंने आपको, वो समय है 6 महीने, 6 मंथ तक जारी रहता है, और उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा उस पर बाद में जो है अपना निर्णय लेते हैं। अगर वो सही है तो वो रेगुलर में रहता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी समय तक मतलब लागू रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 123। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो बिना ऑप्शन दिए चलते हैं, आंसर डायरेक्टली लिखा जाएगा, आप अपने मन में सोच लीजिएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। नामात्र कार्यपालिका होती है, लेकिन फिर भी कार्यपालिका सर्वोच्च जो होता है वो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो नामात्र की कार्यपालिका भी कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष भी कौन है भाई? राष्ट्रपति है। सारी की सारी संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, ये पूछ लिया जाए तब भी आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति में। और संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 53(1) में। अनुच्छेद नंबर 53(1) में ये बात लिखी गई है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले ये बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलिए कर ही लेते हैं आज थोड़ा सा डिस्कस। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो ये बातें, ये 3 बताएंगे। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के? तो राष्ट्रपति। मोस्टली जो लोगों को शपथ दिलाते हैं ना वो राष्ट्रपति दिलाता है, जो हायर पोस्ट पे हैं। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, मतलब इनकी आपस में होती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर ना हो तो उसके काम पर कार्य, उसके स्थान पर कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई एक बात और, आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे? उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे? उपराष्ट्रपति का नाम बताएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो उपराष्ट्रपति है भारत का,
उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सिंपल सा ऑप्शन मिलेगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये जो संसद के सदस्यों का द्वारा चुनाव होता है ना, होता कौन सी पत्ती के द्वारा है? तो आप बताएंगे एकल, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं, एकल सकर्मणीय अनुपातिक पद्धति जो होती है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी पद्धति के द्वारा और उपराष्ट्रपति का भी। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास मतलब प्रेफरेंस होती है कि अगर 5 नाम है उपराष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के लिए, तो हम पहली प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, दूसरी किसको, तो हम पर्चियां डालते हैं उनके नाम की। मतलब 5 जने हैं तो लास्ट में 5वें का नाम रख सकते हैं, पहले पे जिसकी हमारी पहली इच्छा है तो उसका नाम पहले पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एकल सकर्मणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। तो महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति के पर अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगता है। और कौन लगा सकता है? संसद। ठीक है, कौन लगा सकता है? संसद। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा जो स्थगित कर सकता है वो व्यक्ति कौन है? उसका नाम है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, जो लोकसभा को स्थगित कर सकता है। उसके बाद में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 इयर्स, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा। उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? राज्यसभा। निम्न उच्च सदन या इसको बुजुर्गवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुजुर्गवा सदन भी किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन आपसे पूछ लिया जाए तब आप किसका नाम बताएंगे? लोकसभा। और नामात्र की कार्यपालिका तो मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति को नामात्र की कार्यपालिका कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ये संविधान के स्रोत मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाए थे। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो वो ली गई है कौन से देश से? बताइएगा। भारत की संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है, किस देश से? तो देश पूछा जाए तो ब्रिटेन, सरकार पूछा जाए तो ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के संविधान से ली गई है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कीजिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे कंचन रानी के नाम से सर्च कीजिए जाके, तो आपको वहां पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइंस के सारे लेक्चर मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने का और भी मन करता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।